how was a government formed? That government was formed when roving bandits became stationary bandits. Now, is it as simple as that? नहीं, it keeps evolving. क्योंकि हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे और बहुत सारे देशों में अगर आप देखेंगे तो सरकार एक यूनिटरी चीज़ नहीं होते हैं. सरकार में लेवल्स होते हैं. और क्या है हमारे देश का जो लेवल्स है वो हम कहते हैं कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सरकार जो हम कहते हैं, जो हमारे पंचायत राज संस्थाएं हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ है. तो इन तीनों में फ़र्क है. क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार ही दे सकते हैं हमको, और कुछ ऐसे हैं जो राज्य सरकार दे रहे हैं, और कुछ है जो पंचायत स्तर पर अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छे होंगे. It will be most efficient to deliver certain services at the panchayat level. Of course, it's another matter that in India everybody wants to do everybody else's job, but वो बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में. तो how did the concept of levels of government, how did it come? Mansoor Olson did not talk about levels of government. He said government was formed. तो just imagine in the same area जहाँ पर हज़ारों साल पहले ये बैंडिट्स जो थे, जो इधर उधर घूमते थे, ये चोर डाकू, वो स्टेशनरी बैंडिट्स बन गए थे. तो मान लीजिए कि हज़ारों साल के बाद क्या हो रहा था वहाँ पर, तो सब स्टेबलाइज हुए होंगे. ये जो बैंडिट्स जो है उनके बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, एंड दे वुड हैव डेवलप सम काइंड ऑफ एन अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. मान लीजिए कि बीच में प्रजातंत्र भी शुरू होने लगा, यानी जो हेरिडिटरी सिस्टम, एक बैंडिट के बच्चे ही बनेंगे वहाँ के दूसरे बैंडिट. सपोज दैट वाज गिवन अप एंड दिस होल सिस्टम बिकेम ए सिस्टम बाय विच लोग वोट देते थे और अपने चुनायित प्रतिनिधियों को बिठाते थे जो डिसीजन लेते थे कि किस तरह टैक्स कलेक्ट करें और किस तरह उसका उपयोग हो जाए. तो एक आदमी था टिबू. तो टिबू ने एक बढ़िया सा एक पेपर उन्होंने लिखा अराउंड 1956. उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए अगेन दिस ए थॉट एक्सरसाइज, कि मान लीजिए कि एक एरिया में, उसी एरिया में जहाँ पर बैंडिट्स थे हज़ारों साल पहले, उसी एरिया में मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे पंचायत हैं. मगर ये भी मान लेना है कि हर पंचायत जितना भी सर्विस देना है लोगों को, उतना ही सर्विस देने का पूरा कैपेसिटी उस पंचायत में है. यानी इमेजिन एन एरिया विच इज़ फुल ऑफ सॉवरिन, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट पंचायत्स विच आर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज लोकली. तो मान लीजिए कि आप ऐसे एक पंचायत में रह रहे हो, तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी वहीं पर रह रहा हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ, और सरकार हम दोनों के लिए सर्विस देते हैं. मगर क्या है कि आपके उम्र बहुत कम है, तो आप मेजॉरिटी में हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, इट इज़ ए यंग कम्युनिटी. सो इन दिस यंग कम्युनिटी ऑल ऑफ यू यंग पीपल, यू आर वोटिंग एंड यू से दैट यू वांट प्लेग्राउंड्स. बट ओल्डर पीपल लाइक मी, वी से नो, वी वांट बेटर हॉस्पिटल्स, वी वांट समबडी टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बिकॉज वही है हमारा कंसर्न. तो मैं भी 1000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, आप भी 1000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, मगर आपका मेजॉरिटी तो विन्स. तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो काउंसिल पर बैठे हो उस पंचायत में, वो वोट देते हैं और कहते हैं कि हमने तो जॉगिंग पाथ बनाएंगे, हम बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे, हम क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे. और मुझे गुस्सा आ जाता है. मैं कहता हूँ कि यार मैं भी 1000 रुपये दे रहा हूँ और मुझे तो चाहिए अस्पताल, डॉक्टर, आई सर्जन, कार्डियक, और आप तो देते ही नो, वो भी एसेंशियल सर्विस है. तो इन्होंने कहा, टिबू ने ये कहा कि अगर बगल बगल में, पास में अलग अलग से लोकल गवर्नमेंट्स हो और वो लोकल गवर्नमेंट्स अलग अलग बास्केट ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे कि लोग भाग जाएंगे उसी जगह जहाँ पर उनको अप्रोप्रिएट सर्विस, क्योंकि एक जो है हम सब का प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, तो हम वहीं जाएंगे जहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट सर्विस मिल जाएंगे अपने टैक्स से. तो टिबू ने डिस्क्राइब किया, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ वोटिंग विथ योर फीट, voting with your feet, and he called it the exit principle. He said कि if you are not going to get the service that you want from your government, from the taxes that you pay, then you will vote with your feet and you will go to that panchayat where you will get the service for the tax that you pay. So that was the Tibetan principle of voting with your feet, the exit model. But then there were a lot of other research which went into this subject, and finally there were 3 people including our Mahajan Mr. Olson, Oates and Breton. ये तीनों ने आके एक थियरी बना लिया. वो कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन जो है
कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एवरीथिंग, दिस इज नॉट ट्रू इन प्रैक्टिस। उदाहरण क्या है कि एक नदी है और मान लीजिए कि नदी के आसपास में बहुत सारे गांव पंचायत हैं, तो क्या हम ये नदी का जो नियंत्रण इन सब ग्राम पंचायत को हम दे दिया जाए? सी, इफ आई ब्लॉक द वाटर सेइंग दैट आई नीड वाटर फॉर माई पीपल, देन द पीपल हु आर लिविंग इन द ग्राम पंचायत बिलो विल सफ़र। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी, बाहरी प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए कि मलेरिया है, बहुत सारे ग्राम पंचायत में मलेरिया है और हम एक स्प्रेइंग कैंपेन शुरू करते हैं, ठीक है, तो 50 पंचायतों में से 49 पंचायत जाके स्प्रे करते हैं, मगर एक पंचायत तो स्प्रेइंग नहीं करते हैं, तो फिर से मलेरिया वहाँ से स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि मच्छर तो पंचायत बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर एक जगह में मच्छर होते हैं, उनको तो पासपोर्ट नहीं दिया जाता है कि तुम वहाँ जा सकते हैं, और हमसे परमिशन नहीं लेते कि हमें काट ले। तो इसीलिए मच्छर का स्प्रेइंग जो है, इट हैज़ गॉट एक्सटर्नैलिटीज़। तो इन्होंने ब्रेटन, ओट्स एंड ऑल्सन, उन्होंने क्या कहा कि देखिए, हर सर्विस इज़ नॉट द सेम, एवरी सर्विस इज़ नॉट द सेम। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो पंचायत लेवल पर दे सकते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि पब्लिक गुड्स के 3 तरह के पब्लिक गुड्स होंगे: नेशनल पब्लिक गुड्स, प्रोविंशियल यानी स्टेट पब्लिक गुड्स, एंड लोकल पब्लिक गुड्स। उदाहरण, नेशनल पब्लिक गुड्स क्या होता है? हमारे देश में नेशनल पब्लिक गुड क्या होता है? रेलवेज होते हैं, डिफेंस होते हैं, टेलीग्राफ होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं। ये ऐसे मोटे मोटे चीज़ हैं जो ग्राम पंचायत या इवन स्टेट गवर्नमेंट से नहीं करवा सकते, तो इनको कहते हैं हम नेशनल पब्लिक गुड्स। इवन प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इज़ अ नेशनल पब्लिक गुड। इसीलिए जहाँ पर भी नेशनल पार्क होता है, हम शेर के जो रक्षण का काम हम वहीं के ग्राम पंचायत को नहीं देते हैं, क्योंकि शेर को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी हमारे भी है। So the fact is that protection of tigers is a national public good, so it has to be looked after by the center. So then you have the state government, which is different. It provides certain state services, ठीक है, and you have the local public goods. एक छोटा सा स्कूल खड़े करना, एक छोटा सा तालाब को साफ रखना, प्लास्टिक फ्री विलेज बनवाना, these are all local public goods. तो ब्रेटन, ओट्स और ऑल्सन ने ये कहा कि ऐसे जब पब्लिक गुड्स इतना साफ सुथरा नहीं है, तब हमें वहीं के वहीं बैठ के हमें झगड़ा करना पड़ेगा कि हमारा हक बनता है कि हमें ये मिले। सो दे डिड नॉट एग्री विद द एक्सिट मॉडल। दे सेड कि एक्सिट मॉडल तो बहुत डिफीटिस्ट मॉडल है कि तुम भाग जाओ। दे कॉल्ड इट द वॉइस मॉडल। वॉइस मॉडल यानी आप वहीं पर वहीं रहिए और अपने ये क्या होता है, यू हैव टू असर्ट योर राइट्स एंड यू हैव टू गेट द सर्विस लोकली। मगर अभी 3-4 साल पहले एक नया थियरी आ गया जिसको कहते हैं कि सेकेंड जनरेशन फिस्कल फेडरलिज्म। इन्होंने कहा कि ये सब बकवास है जो ऑल्सन, ओट्स, और वही ऑल्सन कह रहे, वही ओट्स यही कहना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये जो है फर्स्ट जनरेशन फिस्कल फेडरलिज्म में एक बड़ा सा एक प्रिजम्पशन ये है कि सब लोग जन सुधार या जन के हित में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। जो चुनावित प्रतिनिधि जितने भी अच्छे हो, उनका तो पहला सोच ये है कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं चुनाव में, अगर अगले बार मैं चुनाव में लड़ेंगे तो मैं जीत जाएंगे कि नहीं। सो दे सेड दैट व्हेन द इंसेंटिव फॉर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज ओनली टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, then you cannot presume that all this will be delivered through a system that believes in common public good. So the most important incentive for an elected representative or for any government is to what? Is to provide the maximum of service and collect the minimum of tax. So they said that unless local governments are faced, or any government is faced with a hard budget constraint, they will always tend to spend more money than the money that they collect. इनको कहा एक्सपोर्ट ऑफ टैक्स बर्डन। दे विल ट्राई टू यूज ए सॉफ्ट बजट कंस्ट्रेंट, दे विल ट्राई टू एक्सपोर्ट देयर टैक्स बर्डन एंड प्रोवाइड सर्विसेज। यानी जैसे कि दिल्ली में द मेट्रो इज बीइंग रन, बट दिल्ली cannot support the construction or the cost of running the metro. So all of us people who are living outside Delhi, we also have to pay taxes which go into running the metro in Delhi. So Delhi in effect is exporting its tax burden onto the rest of the country.
Now we may pay it because we believe that Delhi is a national capital, तो हमारे प्रेस्टीज के लिए अच्छा है कि हमारे नेशनल कैपिटल में एक मेट्रो हो जाए, तो इवन इफ आई एम लिविंग इन बॉम्बे आई पे टैक्स फॉर द दिल्ली मेट्रो, बट दैट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स. So what they were saying is that you have to be very careful, and the most important thing to bring fiscal responsibility is to tell any government कि देखिए this is your budget limit, इसके अंदर जो भी करना है कर, मगर इसे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उसका नतीजा आपके लिए ही होगा. So that is called a concept of fiscal responsibility.